नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि हम पूर्व रूप में पोस्ट कोड 756 को हल कर रहे थे, जो कि आज की दिनांक में परीक्षा हुई। तो साथियों, इसके संदर्भ में हमने अब तक 1 से लेकर 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो यह पार्ट 2 है, जिसमें हम 51 से लेकर 100 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, आपने भी साथ में हल करना है, और कुछ प्रश्न जो हैं मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, क्योंकि आपको पता ही है कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हूँ। यदि मेरा कोई प्रश्न गलत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना शिष्टाचार दिखाते हुए, अर्थात आप कमेंट का सही मतलब आप कमेंट में सही जवाब दे सकते हैं। क्योंकि मैंने पीछे कुछ भागों में देखा, कुछ एक पेपर वे ऐसे थे कि जहाँ पर कुछ प्रश्न मुझे आते नहीं थे, और उनके मैंने मैंने आपको जवाब दिए जितना मैं बता सकता, जितना मुझे रिसोर्सेज से पता लगा। लेकिन उनमें से कुछ प्रश्न गलत हुए, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस में आए। अर्थात अब मैं इसके लिए इससे ज़्यादा और शब्द यूज़ नहीं कर सकता हूँ, जैसा आप खुद समझेंगे कि उनके ऐसे शब्द थे कि वो अपना दिखा रहे थे उनके संस्कार कैसे हैं। तो वह देख के मुझे बहुत दुख हुआ। एक तो मैं सोच रहा था कि कोरोना का समय चला हुआ है और मेरे घर के आसपास ही परीक्षाएं हो रही हैं। यूँ तो मेरी भी कुछ परीक्षाएं चली हुई थी बीच में, मैं भी थोड़ा ड्यूटी पर था, तो उस प्रकार से कुछ प्रश्न मैं नहीं ला पाया बीच बीच में। लेकिन अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, तो मैं प्रश्न लाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कमेंट के माध्यम से आप भी अपना शिष्टाचार दिखाएं कि आपका रिप्लाई भी वैसा हो कि जिसके लिए मुझे भी थोड़े रेनफोर्समेंट मिले। लेकिन आपके कुछ कमेंट ऐसे आए, उनसे बहुत दुख हुआ, जो पिछले भागों में मैंने देखा। लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी ने ऐसे आए कि पिछले एक गत सप्ताह से अच्छे कमेंट दे रहे हैं और वो सही उत्तर बता रहे हैं, जिससे मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है साथियों। तो अभी हम बात कर रहे थे पोस्ट कोड 756 के संदर्भ में। तो प्रश्न संख्या 51 से 100 तक हम प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, वोटर इंक मतदान में प्रयुक्त स्याही, अर्थात वोटर इंक से मतलब है जो मतदान में स्याही अपने हाथों पे लगाई जाती है, बाएं उंगली के ऊपर, बाएं हाथ की पहली उंगली के ऊपर, उसमें उसको बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों, उसको बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट जो है यूज़ में लाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 52 आपकी स्क्रीन पर है। किसे किसे सामयिक महत्व की धातु कहा जाता है, अर्थात किसे स्ट्रेटजिक धातु के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, टिन को जाना जाता है इन ऑप्शंस में। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पुनः प्राप्य प्राकृतिक स्रोत है? तो रेन मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो कि पुनः प्राप्ति में आता है? तो साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है, सूर्य ही एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो कि फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 54 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है इन ऑप्शंस में? तो साथियों, आपको सभी को पता है गोबर गैस के लिए प्रमुख यहाँ पर घटक जो है मीथेन है, और साथ में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है मीथेन दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 55 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, जंग लगना क्या है? तो जंग कैसे लगता है? तो साथियों, वो लगता है लौह का संक्षारण के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? तो साथियों, जब वो 4 डिग्री पर होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 57 जो है, प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से घातक अनीमिया होता है? तो साथियों, विटामिन B12 की कमी से ही अनीमिया रोग होता है। तो डी इसका सही ऑप्शन रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो साथियों, उसको सी स्नेक कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इनमें से सही है। लेकिन इससे भी ऊपर एक और आ गया है, जिसका नाम इनलैंड समथिंग, इनलैंड से संबंधित नाम है उसका, इनलैंड सरनेम उसका याद नहीं है अभी। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 60 आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों, वह लीवर होता है, यकृत। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 61 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है? तो जैसा कि पिछले भाग में आया था दक्षिण में, और इससे पहले आया था हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा है, और एक बार आया था हरियाणा के उत्तर में कौन सा है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि इस भाग में कौन सा हिमाचल के कौन है इस भाग में? तो साथियों, वह है पंजाब। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 62 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है,
सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी कौन सी है? तो साथियों वो पीर पंजाल की आती है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 64 है, हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना था? तो साथियों जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय मुख्य प्रांत के अंतर्गत आया था, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, 15 अप्रैल 1948 को। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 64 के विषय में। प्रश्न है, राजधानी शहर शिमला कहाँ पर है? तो साथियों वह नया और पुराना हिमाचल दोनों के अंतर्गत आता है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जो कि नए हिमाचल क्षेत्र में और पुराने हिमाचल क्षेत्र दोनों में आता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 65 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों यह चंबा के अंतर्गत आती है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 66 है, टांटगरी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों यह रावी नदी की है और यह पीर पंजाल के पहाड़ियों से होकर आती है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है, शिब्बू का थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित? साथियों शिब्बू का थान जो है यह एक बहुत फेमस जगह है। किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध ओबीसी हुए अर्थात नाई संप्रदाय से एक व्यक्ति हुए, उनसे संबंधित यहाँ पे एक मंदिर बनाया है, तो शिब्बू का थान जो है यह नूरपुर के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। प्रश्न है, किरात किस राज्य की किस स्थान किसकी राजधानी थी? तो साथियों पहले मैं आपको बता देता हूँ, किरात जो है यह सबसे पहले यह जो आया था वैदिक काल के अंतर्गत आया था। इसे भोट भी कहा जाता था और ये मंगोलियर के अंतर्गत आते थे। और इसके अलावा बात की जाए किरात के विषय में, तो किरात जो है कहलूर के, मैं मान सकता हूँ कहलूर के राजधानी थी। और किरग्राम जो साथियों, किरग्राम बैजनाथ का प्राचीन नाम है, ये याद रखें, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। किरग्राम किसका प्राचीन नाम है? तो यह बैजनाथ का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है 69। प्रश्न है, महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो साथियों यह त्रिलोकपुर के अंतर्गत आती है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था? साथ ही सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है एक पहला सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। और इसी ने साथ में ही क्या किया था, तो संसार चंद ने जयसिंह कन्हैया को कांगड़ा जिले पर कब्जा करने के लिए 781 ईस्वी पूर्व में बुलाया था। किस लिए बुलाया था? सैफ अली खान जो मुगलों के द्वारा यहाँ पर आए थे, उनकी यहाँ पर 1783 ईस्वी में मृत्यु हुई थी और उसी समय कब्जा कांगड़ा किले पर कन्हैया ने कब्जा कर लिया था और उसी के साथ साथ अंतर्गत यह सब घटनाएं हुई, तो इसका संसार चंद ऑप्शन सही आएगा, ए ऑप्शन। और यह 1775 से लेकर 1824 के अंतर्गत आती है सारी बातें। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 70 के विषय में, 71 के विषय में। तो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय कौन है? तो साथियों इसका मुख्यालय रिकांगपिओ है। सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 72 है, हिमाचल प्रदेश में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों पंचायत समिति कुल संख्या 78 है। सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या अगला 73 है, जिसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है? तो साथियों कुल्लू के अंतर्गत आता है और हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है साथियों ये हो। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 74। तो प्रश्न है, बीर बिलिंग किससे प्रसिद्ध संबंधित है? साथियों ये हैंड ग्लाइडिंग से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 75 में पूछा गया है, घनबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों ये शिमला के अंतर्गत आता है, घनबी जल विद्युत परियोजना, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों यह भी शिमला के अंतर्गत आता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 77 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश खेल परिषद के द्वारा परशुराम पुरस्कार जो है साथियों किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 1987 को शुरू किया गया था। साथियों आपको यहाँ पे मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिसने परशुराम पुरस्कार जो है प्राप्त किया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो प्रथम राज्यपाल जो था साथियों वो एस चक्रवर्ती थे। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 79। प्रश्न है, देवली मत्स्य फार्म जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों देवली स्थान जो है यह बिलासपुर के अंतर्गत आता है और जो इस समय बीजेपी के प्रभारी अध्यक्ष बने हुए हैं जेपी नड्डा, इन्होंने इस गाँव को जो है गोद लिया हुआ है। यह प्रश्न भी आप याद रख लें।
आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 80 प्रश्न पूछा गया है, सारी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है। तो साथियों सारी मेला जो है अर्की के अंतर्गत मनाया जाता है सोलन में, और इसके अलावा मशोबरा मंडी में भी मनाया जाता है, मशोबरा और मंडी में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा भारतीय शहर हाल ही में औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रमाणित हुआ है। तो साथियों जयपुर को हाल ही में इन्होंने यूनेस्को ने इसे हेरिटेज साइट में डाला है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 प्रश्न में पूछा गया है, डफ और फेल्प द्वारा किए नवनीत ब्रांड मूल्यांकन के अध्ययन के लिए किस भारतीय सेलिब्रिटी को शीर्ष प्राप्त किया है। तो साथियों ऐसे विराट कोहली को इन्होंने ब्रांड के रूप में लिया है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 83 में पूछा गया है, प्रश्न पूछ रहा है, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार जो है 2018 में किशोर कुमार सम्मान प्राप्त हुआ है। तो साथियों ये प्राप्त हुआ है वहीदा रहमान को। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 84 प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में दिवंगत प्रणब कुमार गोगोई किस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यक्ति। साथियों प्रणब गोगोई जो थे यह राजनीति से संबंध रखते थे। और आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, यह किस पद पर रहे हैं ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। साथियों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह नाम, और किसी भारत के एक जाने माने व्यक्ति से संबंधित भी है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 85 प्रश्न में पूछा गया है, बैंकर पत्रिका द्वारा भारत के किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 के नाम दिया गया है। तो साथियों ये आरबीआई के गवर्नर है जिन्हें यह मिला है। तो कौन है, तो शशिकांत दास जी हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है, नवीनतम केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा बैंक डिपॉजिट पर कितना अधिकतम बीमा प्रदान किया जा सकता है। साथियों 5 लाख रखा गया है रेंज। अब तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 87 प्रश्न है, किस भारतीय शहर में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटवर्ती सुरक्षा अभ्यास माटला अभियान जो है आयोजित किया है। तो साथियों ऐसे स्थान है कोलकाता। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 88 प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली जो है शाकाहारी थाली है। तो साथियों ऐसा स्थान झारखंड है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में पूछा गया है, किस वैश्विक प्रौद्योगिकी फोरम ने हाल ही में छोटे वीडियो बनाने वाली एप्लीकेशन टांगी, ये इस नाम से टांगी लॉन्च की है। तो कैसा कौन है ऐसा। तो साथियों ऐसा गूगल है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर है 90। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के शीर्ष 30 थिंक टैंक में है। थिंक टैंक की जो सूची है उसमें है। तो साथियों वो है ORF। तो ORF की फुल फॉर्म है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ORF ये सही ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 91 प्रश्न है, कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का निर्धारण करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने के भारत द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो साथियों वो आरोग्य सेतु है। तो सी ऑप्शन, जैसा कि आप सभी को पता है, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण से हाल ही में दिवंगत गीता राम जी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के निवासी किस व्यवसाय से। तो साथियों यह थे वायरोलॉजिस्ट। तो इसको वायरोलॉजिस्ट अर्थात विषाणु वैज्ञानिक। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 93 प्रश्न है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर अपनी ओर से 13वें और दाहिनी ओर से 7वां अक्षर आता है। तो साथियों ऐसा अक्षर आता है टी। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न पूछा गया, अंकिता जो है नीरज से लंबी है और जो अंजू से छोटी है। पहली बात यहाँ पे कन्फर्म हो गई, क्योंकि अंकिता जो है बड़ी है, नीरज भी लंबा है और अंजू जो है छोटी हो गई। पहला प्रश्न यहाँ तक हो गया। दूसरा यहाँ पे पूछा गया, इसके बाद बोला गया, प्रतिभा प्रेमी से लंबी है लेकिन अंकिता से भी लंबी है। तो यहाँ पे छोटी कौन आई। तो साथियों वैसे ही कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, अंजू। तो डी ऑप्शन इसका सही, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसके अंतर्गत प्रश्न साथियों आपके लिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस शब्द के लिए यहाँ पे कहा गया है कि इसमें जो पहला
पाँचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 11वां शब्द है उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो उसमें बताए बाएं से चौथा शब्द कौन सा आता है। तो साथियों यहाँ पे बाएं से गया है, तो जब आप शब्द का निर्माण करेंगे तो उसके अंतर्गत इसमें आएगा टी शब्द, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछेगा इनमें से कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले बी और डी, तो डी, बी और डी के बीच में एक का अंतर है। जे और एल, इसके बीच में किसी का भी अंतर नहीं, जे और आई के बीच में किसी का भी अंतर नहीं है। सी पी के बीच में एक का अंतर है, एम ओ के बीच में भी एक का अंतर है। तो साथियों इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जे और आई। अगला प्रश्न पूछा गया कौन क्रिकेट, जैसे क्रिकेट बैट से संबंधित वैसे हॉकी किससे, तो हॉकी के लिए स्टिक होता है साथियों, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब प्रश्न संख्या 98 अगर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे अगर आप ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो एक का यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, सी के बाद डी छूटा और ई आ गया, ई के बाद क्या छूटा, तो ई के बाद एफ छूटा और जी आ गया। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि पहला शब्द जो है एक एक स्थान को छोड़कर आ रहा है। तो जी के बाद एच को छोड़ेंगे और आई आ जाएगा, तो पहला शब्द आई बन गया। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे बी और सी में से एक ऑप्शन सही है। अगला यहाँ पे खुद दूसरे में लिखा गया है इन्होंने एफ, एफ के बाद लिखा है इन्होंने सी, यदि आप क्षमा करें एफ के बाद किया है आई, तो यदि आप एफ और आई के बीच में देखेंगे तो 3 का अंतर पड़ रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में देखेंगे अगर ओ है तो ओ के बाद 3 देखेंगे, तो ओ के बाद 3 देखेंगे तो पी क्यू आर, आर आएगा साथियों। तो आई आर से संबंधित कौन सा है, तो ये है साथियों, सीधा आंसर हो गया, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 99 है। इस प्रश्न को आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, आप खुद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर पूछा गया है कि सभी को आपने अवरोह क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यदि आप इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो बीच की संख्या कौन सी आएगी, प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। बीच की संख्या आएगी 514। तो पूछा गया है इस संख्या का मध्य का अंक कौन सा है, तो 1 है साथियों, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। साथियों अगले भाग में हम प्रश्न संख्या 101 से लेके अग्रिम जो प्रश्न है उनको करने का प्रयास करेंगे। हम अगली वीडियो में यह पूरे ही प्रश्न जो है हल कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए। और इसमें साथियों आज जो शाम को परीक्षा हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित, उसका पेपर भी आ चुका है, लेकिन इस प्रश्न पत्र के बाद उसी को मैं शुरू करूंगा। पहले इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।